भारत के एक छोटे से गांव में, जहां आज भी सुबह की शुरुआत चिड़ियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों से होती है, वहां एक पुरानी कहावत मशहूर थी। लोग कहते थे कि मुसीबतें कभी पूछकर नहीं आती और भगवान जिसे रास्ता दिखाना चाहता है, उसे किसी बड़े महल में नहीं, बल्कि अक्सर किसी टूटी हुई झोपड़ी में जन्म देता है। यह कहानी भी एक ऐसे ही लड़के की है जिसका नाम कृष्णा था। कृष्णा महज 15 साल का था। शरीर से दुबला पतला, सांवला रंग और आंखों में एक ऐसी चमक जो बहुत कम लोगों में दिखाई देती है। उसका काम था गांव की गायों को चराना। वह कोई स्कूल नहीं जाता था, न ही उसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां थीं। उसके पास अगर कुछ था तो वह थी उसकी गायें, उसकी बूढ़ी माँ का आशीर्वाद और प्रकृति को समझने की एक अद्भुत शक्ति। कृष्णा का गांव रामपुर एक विशाल बांध के किनारे बसा था। यह बांध, जिसे सरकार ने बिजली बनाने के लिए बनवाया था, गांव वालों के लिए किसी राक्षस से कम नहीं था। जब यह बना था तो कई लोगों की जमीनें चली गई थी। कृष्णा के पिता भी इसी बांध को बनाते समय एक दुर्घटना में गुजर गए थे। तब से कृष्णा और उसकी मां ने गरीबी को बहुत करीब से देखा था। कृष्णा रोज अपनी गायों को लेकर बांध के पीछे वाले जंगल में जाता था, जहां बड़े बड़े इंजीनियर और वैज्ञानिक मशीनों को कंप्यूटर पर देखते थे। वहीं कृष्णा इन मशीनों की आवाज को सुनता था। वह घंटों बैठकर देखता रहता कि कैसे पानी टरबाइन पर गिरता है, कैसे पंखे घूमते हैं और कैसे वह विशाल मशीन धरती को हिला देने वाली आवाजें करती है। गांव वाले उसे अक्सर पागल कहते थे। वे कहते थे, अरे कृष्णा, तू इन लोहे की मशीनों को ऐसे देखता है जैसे ये तुझसे बातें करती हों। कृष्णा बस मुस्कुरा देता और कहता, काका, हर चीज की अपनी भाषा होती है, बस सुनने वाला चाहिए। उस साल बरसात कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। सावन का महीना था और आसमान में काले बादलों ने डेरा जमा रखा था। लगातार 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था। गांव के बुजुर्ग, जो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर हुक्का पीते थे, उनकी भी पेशानी पर चिंता की लकीरें थीं। सरपंच जी ने पूरे गांव में मुनादी करवा दी थी कि कोई भी नदी के किनारे न जाए। माहौल में एक अजीब सा डर फैला हुआ था। और फिर वह काली रात आई जिसने सबकी नींद उड़ा दी। रात के करीब 2 बजे होंगे। अचानक एक जोर का सायरन बजा। यह खतरे की घंटी थी। बांध के कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मची हुई थी। हुआ यह था कि लगातार बारिश और पीछे से आते पानी के भारी दबाव के कारण बांध का मुख्य फाटक, जिसे स्लुइस गेट कहते हैं, वह जाम हो गया था। उसे तुरंत खोलना जरूरी था ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकाला जा सके। अगर वह फाटक नहीं खुला तो पानी का दबाव बांध की दीवारों को तोड़ सकता था, और अगर बांध टूटा तो रामपुर समेत आसपास के 50 गांव जलमग्न हो जाते। लाखों लोगों की जान खतरे में थी। दिल्ली और मुंबई से बड़े बड़े इंजीनियरों को बुलाया गया था। कंट्रोल रूम में बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकीं। उनमें से कोट पैंट पहने अंग्रेजी बोलने वाले अफसर उतरे। उनके हाथों में लैपटॉप थे, नक्शे थे और चेहरे पर एक अजीब सा अहंकार था। गांव वाले सहमे हुए गेट के बाहर खड़े थे। बारिश अभी भी बरस रही थी। बिजली कड़क रही थी, मानो इंद्रदेव आज किसी की सुनने के मूड में नहीं थे। हेड इंजीनियर, जिनका नाम मिस्टर वर्मा था, बहुत परेशान दिख रहे थे। उन्होंने अपनी टीम पर चिल्लाते हुए कहा, सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा है? कंप्यूटर क्या दिखा रहा है? उनके जूनियर ने कांपते हुए जवाब दिया, सर, सेंसर बता रहे हैं कि हाइड्रोलिक प्रेशर पूरा है, लेकिन गेट अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ फंस गया है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि क्या है। हमने 3 बार कमांड दी, लेकिन मशीन रिस्पॉन्स नहीं दे रही। मिस्टर वर्मा ने झुंझलाकर अपना सिर पकड़ लिया। अगर अगले 4 घंटों में गेट नहीं खुला तो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने तुरंत मैकेनिकों की एक टीम को नीचे भेजा। वे लोग अपने आधुनिक औजार लेकर गए, लेकिन आधे घंटे बाद ही खाली हाथ लौट आए। बारिश और तूफान के बीच मशीन के पास जाना भी मुश्किल हो रहा था। मशीन के अंदर से एक अजीब सी घड़घड़ाहट की आवाज आ रही थी, जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। इधर गांव वालों की भीड़ में कृष्णा भी खड़ा था। उसने अपनी पुरानी चादर ओढ़ रखी थी, जो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। वह भीड़ से थोड़ा अलग एक ऊंचे टीले पर खड़ा होकर मशीन की उस आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था। हवा बहुत तेज थी और शोर बहुत ज्यादा, लेकिन कृष्णा का पूरा ध्यान उस विशाल टरबाइन और गेट की तरफ था। उसकी माँ जानकी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची। उसने कृष्णा का हाथ पकड़कर खींचा, बेटा घर चल, यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, हमारा यहाँ क्या काम? अगर बाढ़ आई तो हमें ऊंचे स्थान पर भागना होगा। कृष्णा ने माँ का हाथ नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी नजरें मशीन से नहीं हटी। उसने धीरे से कहा, माँ, मशीन रो रही है, उसे दर्द हो रहा है। जानकी ने घबराकर कहा, तुझे क्या हो गया है? मशीनें कहीं रोती हैं?
चल यहां से। लेकिन कृष्णा वहीं जमा रहा। उसने देखा कि कैसे इंजीनियर एक के बाद एक कोशिश कर रहे थे और हार मान रहे थे। वे लोग किताबों और कंप्यूटर के ज्ञान में उलझे हुए थे। वे मशीन को एक निर्जीव वस्तु समझ रहे थे, जबकि कृष्णा को लग रहा था कि मशीन कुछ कहने की कोशिश कर रही है। तभी एक और बड़ी गाड़ी आई। इसमें से इलाके के विधायक और कुछ बड़े अधिकारी उतरे। वे मिस्टर वर्मा पर बरस पड़े। वर्मा जी, क्या हो रहा है यह? अगर सुबह तक पानी नहीं निकला तो तबाही मच जाएगी। मीडिया वाले सवाल पूछ रहे हैं। वर्मा जी पसीने से तरबतर थे। हालांकि ठंड बहुत थी। उन्होंने लाचारी से कहा, सर, यह विदेशी मशीन है। जर्मनी की तकनीक है। इसका कंप्यूटर सिस्टम लॉक हो गया है। हमने मैनुअल लीवर भी खींच कर देख लिया, वह भी जाम है। शायद अंदर कोई बहुत बड़ा पत्थर फंस गया है या फिर शाफ्ट टेढ़ी हो गई है। हमें क्रेन मंगवानी पड़ेगी, लेकिन इस तूफान में क्रेन का आना नामुमकिन है। निराशा हर तरफ फैल गई थी। गांव के लोग अब भगवान को याद करने लगे थे। कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा था तो कोई भोलेनाथ का नाम ले रहा था। सरपंच जी ने हाथ जोड़कर इंजीनियर साहब से कहा, साहब, कुछ भी करो, हमारे बच्चों को बचा लो। इंजीनियर ने उन्हें झिड़क दिया, अरे हटो बाबा, तुम अनपढ़ लोग क्या जानो, टेक्नोलॉजी क्या होती है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। दुआ करने से मशीनें ठीक नहीं होती। यह सुनकर गांव वालों को बहुत बुरा लगा, लेकिन वे चुप रहे। वे जानते थे कि वे गरीब हैं, अनपढ़ हैं, उनकी औकात इन बड़े साहबों के सामने कुछ भी नहीं है। कृष्णा यह सब देख रहा था। उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे उन इंजीनियरों पर तरस आया। उसने अपनी मां से कहा, मां, ये लोग गलत जगह देख रहे हैं। आवाज ऊपर से नहीं, नीचे वाल्व के पास से आ रही है। जानकी ने उसका मुंह बंद करने की कोशिश की, चुप कर, अगर किसी ने सुन लिया तो डांट पड़ेगी। लेकिन कृष्णा से रहा नहीं गया। वह धीरे धीरे भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। पुलिस वालों ने उसे रोका। ए लड़के, पीछे हट, यह खेल ताशा नहीं है। कृष्णा ने जोर से आवाज लगाई, साहब, मशीन खराब नहीं है, वह सांस नहीं ले पा रही है। उसकी आवाज तूफानी हवाओं में खो सकती थी, लेकिन संयोग से मिस्टर वर्मा के कानों तक पहुंच गई। वर्मा जी पहले ही बहुत तनाव में थे। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक साधारण सा फटे कपड़ों वाला लड़का खड़ा था। उन्होंने गुस्से में कहा, कौन है यह? इसे यहां किसने आने दिया? गार्ड, इसे हटाओ यहां से। कृष्णा ने हार नहीं मानी। वह चिल्लाया, साहब, आप कंप्यूटर में देख रहे हैं, लेकिन समस्या वैक्यूम पाइप में है। जब मैं अपनी गाय चराने आता हूं तो मैंने देखा है कि जब हवा का दबाव बदलता है तो यह मशीन कैसी आवाज करती है। आज इसकी आवाज वैसी नहीं है। लगता है हवा अंदर जा ही नहीं रही। वर्मा जी हंस पड़े, एक कड़वी और अपमानजनक हंसी। देखो भाई, अब यह गाय चराने वाला हमें इंजीनियरिंग सिखाएगा। बेटा, मैंने आईआईटी से पढ़ाई की है, 25 साल का अनुभव है मेरा, और तुम मुझे बताओगे कि वैक्यूम पाइप क्या होता है? जाओ, जाकर अपना काम करो। वहां खड़े बाकी कर्मचारी भी हंसने लगे। एक ने कहा, अरे ये वही पागल लड़का है जो रोज यहां बैठकर मशीनों को घूरता रहता है। कृष्णा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अपमान के नहीं, बल्कि बेबसी के। वह जानता था कि वह सही है। उसने कई बार देखा था कि जब गांव के पंप में हवा भर जाती है तो वह पानी नहीं खींचता। यह बड़ी मशीन भी तो आखिरकार एक बड़ा पंप ही थी। उसने टीवी पर एक बार देखा था कि कैसे बड़े जहाजों के इंजन भी छोटी सी हवा के बुलबुले से बंद हो जाते हैं। उसने रद्दी में मिले पुराने अखबारों में मशीनों के चित्र देखे थे और उन्हें अपने दिमाग में छापा था। तभी एक जोर की गड़गड़ाहट हुई। बांध की दीवार में कंपन हुआ। लोग चीखने लगे। एक जूनियर इंजीनियर दौड़ता हुआ आया। सर, पानी का लेवल खतरे के निशान से 2 फुट ऊपर चला गया है। दीवारों पर दबाव बढ़ रहा है। अगर हमने अगले 1 घंटे में कुछ नहीं किया तो क्रैक आ सकते हैं। अब वर्मा जी की हंसी गायब हो गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया। विधायक जी चिल्लाए, तो करो ना कुछ, खड़े क्या हो? वर्मा जी ने कांपती आवाज में कहा, सर, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। हमें शायद गांव खाली करने का आदेश देना होगा। गांव खाली करना? सरपंच जी रो पड़े। इतनी रात में, इस बारिश में हम कहां जाएंगे? हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हमारे मवेशी। साहब, यह तो मौत का फरमान है। माहौल एकदम गमगीन हो गया। मौत सामने खड़ी थी। कृष्णा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह जानता था कि उसके पास एक समाधान है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली। उसने सोचा, मेरे पिता ने इसी बांध के लिए अपनी जान दी थी। मैं इस बांध को अपने गांव की मौत का कारण नहीं बनने दूंगा। कृष्णा ने एक फैसला किया। वह अब किसी से पूछेगा नहीं, वह करेगा। वह चुपके से पीछे की तरफ गया, जहां मशीन का वेंटिलेशन सेक्शन था। वहां अंधेरा था और फिसलन बहुत थी। बारिश की बूंदें सुई की तरह चुभ रही थीं। सुरक्षा गार्ड्स का ध्यान
आगे की तरफ था। कृष्णा कंटीले तारों के नीचे से रेंगता हुआ अंदर घुस गया। उसके घुटने छिल गए, खून बहने लगा, लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ। वह उस विशाल मशीन के पेट की तरफ बढ़ रहा था, उस जगह जहां उसे लगा था कि सांस रुकी हुई है। वह जानता था कि यह बहुत खतरनाक है। वहां हाई वोल्टेज करंट था, और अगर मशीन अचानक चल पड़ी तो उसके परखच्चे उड़ सकते थे। लेकिन उसके कानों में सिर्फ अपनी मां की और गांव वालों की चीखें गूंज रही थीं। वह एक संकरी सीढ़ी चढ़कर मुख्य पाइप के पास पहुंचा। वहां बहुत गर्मी थी, मशीन के चलने की कोशिश से पैदा हुई गर्मी। उसने अपना कान पाइप से लगाया। वही हुआ जो उसने सोचा था। पाइप के अंदर सन्नाटा था, जबकि वहां हवा की सरसराहट होनी चाहिए थी। इसका मतलब साफ था। एयर लॉक हवा का बुलबुला बन गया था जिसने पानी के रास्ते को रोक दिया था। इंजीनियर इसे हाइड्रोलिक फेलियर समझ रहे थे, लेकिन यह सिर्फ हवा का एक जिद्दी बुलबुला था। इसे ठीक करने का तरीका बहुत देसी था, जो उसने अपने नाना से सीखा था जब वे पुराने डीजल इंजन ठीक करते थे। जब हवा फंस जाए तो उसे झटका देकर बाहर निकालना पड़ता है, लेकिन इस विशाल मशीन को झटका कौन देगा? कृष्णा ने इधर उधर देखा। उसकी नजर एक भारी लोहे की रॉड पर पड़ी, जो शायद किसी मरम्मत के काम के बाद वहीं छूट गई थी। कृष्णा ने उस भारी रॉड को उठाया। उसका वजन कृष्णा के वजन से आधा था। उसने भगवान शिव का नाम लिया, हे भोलेनाथ, शक्ति देना। उसने निशाना साधा। उसे एक खास वाल्व पर चोट करनी थी, ताकि वह थोड़ा ढीला हो और फंसी हुई हवा निकल जाए। यह एक जुआ था। अगर गलत जगह चोट लगी तो पाइप फट सकता था। नीचे कंट्रोल रूम में मिस्टर वर्मा फोन पर सेना को बुलाने की बात कर रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई, ठक ठक ठक। सब चौंक गए। यह आवाज कहां से आई? वर्मा जी चिल्लाए, कौन है वहां? ऊपर अंधेरे में कृष्णा अपनी पूरी ताकत से उस वाल्व पर प्रहार कर रहा था। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन वह रुका नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार उसे लगा जैसे मशीन कराह रही है। उस लोहे की रॉड की आवाज थक थक अंधेरे में गूंज रही थी, जैसे कोई यमराज के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। नीचे खड़े इंजीनियर और अधिकारी सन्न रह गए। वर्मा जी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने सुरक्षा गार्ड्स की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, ऊपर जाओ, देखो कौन पागल वहां तोड़ फोड़ कर रहा है, उसे तुरंत नीचे लाओ। तीन हट्टे कट्टे गार्ड्स सीढ़ियों की तरफ दौड़े। उनके भारी जूतों की आवाज लोहे की सीढ़ियों पर गड़गड़ाहट पैदा कर रही थी, लेकिन ऊपर कृष्णा रुका नहीं। उसका पूरा ध्यान उस वाल पर था। उसने अपने नाना से सीखा था कि लोहा जब गर्म होता है तो वह बात मानता है, लेकिन जब मशीन जिद पर अड़ जाए तो उसे प्यार से नहीं, अधिकार से मनाना पड़ता है। उसने चौथी बार प्रहार किया। इस बार वाल्व के जोड़ पर थोड़ी सी धूल उड़ी। तभी गार्ड्स ने उसे पीछे से दबोच लिया। छोड़ दो मुझे, मुझे मेरा काम करने दो, कृष्णा चिल्लाया। बस एक चोट और, हवा बाहर आने ही वाली है। एक गार्ड ने उसे गर्दन से पकड़ा और घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे लाया। कृष्णा के हाथ से लोहे की रॉड छूटकर नीचे गिर गई, जिसकी तेज आवाज ने हॉल में खामोशी ला दी। जब कृष्णा को नीचे लाया गया तो वह पूरी तरह भीगा हुआ था। उसके कपड़ों पर ग्रीस और कीचड़ लगा था और कोहनी से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, एक अजीब सी आग थी। वर्मा जी गुस्से में आगे बढ़े और कृष्णा के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। पागल हो गए हो तुम? जानते हो यह करोड़ों की मशीन है। अगर वह पाइप फट जाता तो अभी हम सब मारे जाते। कृष्णा गाल पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे। उसने सीधी वर्मा जी की आंखों में देखा और कहा, साहब, मारे तो हम वैसे भी जाएंगे। अगर यह मशीन अगले 15 मिनट में नहीं चली तो मेरा गांव, मेरी मां और आप सब, कोई नहीं बचेगा। पाइप फटने का डर उन्हें होता है साहब, जिन्हें मशीन पर भरोसा नहीं होता। हॉल में सन्नाटा छा गया। एक 15 साल के लड़के में इतनी हिम्मत? विधायक जी ने बीच में टोकते हुए कहा, इंस्पेक्टर, इसे गिरफ्तार करो। इसने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। पुलिस वाला आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक और सायरन बजा। यह रेड अलर्ट था। कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर लाल बत्ती जलने लगी। जूनियर इंजीनियर की आवाज काम गई, सर, पानी दीवार के ऊपर से छलकने लगा है। हमारे पास अब मुश्किल से 20 मिनट हैं, उसके बाद दीवार का टूटना तय है। मौत अब दरवाजे पर खड़ी थी। विधायक जी के हाथ पैर फूल गए। वर्मा जी हताश होकर कुर्सी पर गिर पड़े। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। सब खत्म, हम हार गए। तभी कृष्णा, जो पुलिस वाले की पकड़ में था, उसने फिर से कहा, साहब, आप हारे नहीं हैं, बस आप सुन नहीं रहे हैं। मशीन को करंट नहीं चाहिए, उसे सांस चाहिए। वर्मा जी ने थकी हुई आंखों से उसकी ओर देखा। तू फिर बोला, क्या जानता है तू सांस के बारे में? यह हाइड्रोलिक सिस्टम है, फेफड़े नहीं। कृष्णा ने कहा, साहब, मैं अनपढ़ हूं, हाइड्रोलिक नहीं जानता,
लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब हमारे गांव के हैंडपंप में हवा भर जाती है तो हम उसमें ऊपर से पानी डालकर उसे झटका देते हैं ताकि हवा निकल जाए। यह मशीन भी तो एक बड़ा हैंडपंप ही है। उस पाइप में, जिसे आप मेन लाइन कहते हैं, वहां पानी और तेल के बीच हवा का एक बुलबुला फंस गया है। वह न पानी को आगे जाने दे रहा है न पीछे। मैंने ऊपर जाकर सुना था, वहां सूं सूं की आवाज नहीं आ रही। इसका मतलब वहां वैक्यूम है। अगर उस वाल्व को थोड़ा सा टेढ़ा करके झटका दिया जाए तो हवा निकल जाएगी और पानी का रास्ता खुल जाएगा। कृष्णा की बात में एक देसी तर्क था। वहां खड़े एक बूढ़े मैकेनिक, जिनका नाम रहीम चाचा था और जो पिछले 40 साल से इस बांध पर काम कर रहे थे, वे आगे आए। उन्होंने वर्मा जी से कहा, साहब, लड़का कुछ गलत नहीं कह रहा। पुरानी मशीनों में अक्सर एयर लॉक की समस्या हो जाती है। कंप्यूटर इसे नहीं पकड़ पाता क्योंकि सेंसर को लगता है कि प्रेशर पूरा है, जबकि वह प्रेशर पानी का नहीं, हवा का होता है। वर्मा जी ने रहीम चाचा को देखा, फिर कृष्णा को। विज्ञान कह रहा था कि यह असंभव है, लेकिन अनुभव कह रहा था कि शायद कोई उम्मीद है। बाहर बिजली कड़क रही थी। समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा था। वर्मा जी ने घड़ी देखी। 18 मिनट बचे थे। अगर वे कुछ नहीं करते तो वैसे भी सब डूबने वाला था। एक डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। वर्मा जी ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने पुलिस वाले को इशारा किया, छोड़ दो उसे। फिर वे कृष्णा के पास गए और उसकी आंखों में झांका। देख लड़के, अगर तू गलत हुआ तो तुझे जेल जाने का मौका भी नहीं मिलेगा। हम सब यहीं पानी में समा जाएंगे। क्या तुझे यकीन है? कृष्णा ने हाथ जोड़कर अपनी बंद आंखों से अपनी मां का चेहरा याद किया और कहा, साहब, मुझे मशीन पर यकीन है। यह मेरे पिता की तरह है, मुझे धोखा नहीं देगी। वर्मा जी ने कांपते हाथों से उसे वह लोहे की रॉड वापस दी जो नीचे गिर गई थी। जाओ, तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। हॉल में मौजूद हर शख्स की सांसें थम गई। विधायक जी बड़बड़ाए, पागलपन है, एक बच्चे के भरोसे हम रुके हैं। लेकिन अब कोई विकल्प नहीं था। कृष्णा ने रॉड उठाई। वह भारी थी, लेकिन उसका संकल्प उससे ज्यादा भारी था। वह फिर से सीढ़ियां चढ़ने लगा। इस बार उसे कोई रोक नहीं रहा था। पूरा कंट्रोल रूम, सारे कैमरे, सबकी नजरें उस दुबले पतले लड़के की पीठ पर टिकी थी। वह ऊपर पहुंचा। मशीन की गर्मी अब और बढ़ गई थी। वहां खड़ा होना किसी भट्टी में खड़े होने जैसा था। कृष्णा उस वाल्व के पास पहुंचा। उसने वाल्व पर हाथ रखा। मशीन वाइब्रेट कर रही थी, जैसे तड़प रही हो। कृष्णा ने धीरे से मशीन पर हाथ फेरा, जैसे कोई घोड़े को शांत करता है। बस थोड़ा सा दर्द और फिर तू ठीक हो जाएगी। वह बुदबुदाया। उसने अपनी स्थिति ली। उसने रॉड को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा। उसे ठीक उसी जगह मारना था जहां दो जोड़ों के बीच पिन फंसी थी। अगर निशाना चूका तो पाइप टूट सकता था। उसने पहली चोट मारी। थक, कुछ नहीं हुआ। उसने दूसरी चोट मारी। थक, नीचे लोग सांस रोके खड़े थे। तीसरी चोट। थक, तभी एक हल्की सी सीटी जैसी आवाज आई, जैसे कुकर की सीटी बजने वाली हो। कृष्णा समझ गया, हवा रास्ता ढूंढ रही है। उसे अब पूरी ताकत लगानी थी। उसने भगवान का नाम लिया, जय बजरंग बली, और पूरी ताकत से चौथी चोट मारी। खटक, एक जोरदार आवाज आई और वाल्व अपनी जगह से 1 इंच खिसक गया। और फिर वह हुआ जिसका इंतजार सबको था। शो, एक बहुत तेज आवाज के साथ कंप्रेस्ड हवा बाहर निकली। वह आवाज इतनी तेज थी कि नीचे खड़े लोगों को अपने कान बंद करने पड़े। ऐसा लगा जैसे कोई जेट विमान उड़ रहा हो। पाइप के जोड़ से सफेद धुएं जैसा भाप निकला। कृष्णा मुस्कुराया। निकल गई, हवा निकल गई। नीचे कंट्रोल रूम में अचानक हलचल मच गई। कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो लाइनें अब तक सीधी थीं, वे अचानक ऊपर नीचे होने लगीं। जूनियर इंजीनियर चिल्लाया, सर, सर, प्रेशर गिर रहा है, एयरलॉक खुल गया, हाइड्रोलिक फ्लूइड आगे बढ़ रहा है। वर्मा जी की आंखों में अविश्वास था। उन्होंने माइक पर चिल्लाकर कहा, गेट का लीवर खींचो, अभी। ऑपरेटर ने कांपते हाथों से लीवर खींचा। पहले 10 बार यह लीवर जाम था, लेकिन इस बार वह मक्खन की तरह नीचे गया। बाहर अंधेरे में एक गड़गड़ाहट गूंजी। वह बादलों की गर्जन नहीं थी, वह बांध के विशाल लोहे के फाटकों के खुलने की आवाज थी। जंग लगी जंजीरें खींची और पानी का एक विशाल सैलाब, जो अब तक मौत बनकर जमा था, सुरक्षित रास्ते से बाहर निकलने लगा। कंट्रोल रूम की खिड़की से सबने देखा। पानी का स्तर, जो खतरे के निशान पर था, धीरे धीरे नीचे आने लगा। कृष्णा अभी भी ऊपर मशीन के पास खड़ा था। वह हाफ रहा था, पसीने और तेल में लथपथ। उसने नीचे देखा। उसने देखा कि वर्मा जी, जो कुछ देर पहले उसे मारने दौड़े थे, अब स्क्रीन की तरफ देख रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विधायक जी, जो गुस्से में थे, अब खुशी से तालियां बजा रहे थे। गांव के लोग, जो गेट के बाहर खड़े थे,
उन्होंने जब पानी को नहर में गिरते देखा तो हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। कृष्णा धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसके पैर कांप रहे थे। थकान अब उस पर हावी हो रही थी। जब वह हॉल में दाखिल हुआ तो वहां एकदम सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। वर्मा जी धीरे धीरे उसके पास आए। वे घुटनों के बल बैठ गए ताकि उनका कद कृष्णा के बराबर हो सके। उन्होंने अपने कोट की आस्तीन से अपनी गीली आंखें पोंछी और कृष्णा के दोनों कंधे पकड़ लिए। बेटा, वर्मा जी की आवाज भर्राई हुई थी, तुमने आज सिर्फ बांध नहीं बचाया, तुमने आज विज्ञान का घमंड तोड़ दिया। तुमने मुझे सिखा दिया कि डिग्री कागज पर होती है, लेकिन ज्ञान ज्ञान अनुभव और हिम्मत में होता है। कृष्णा ने मासूमियत से कहा, नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस मशीन की बात सुनी। वह दर्द में थी। तभी वहां एक चमत्कार हुआ। वह मशीन, जिसे विदेशी और आधुनिक बताया जा रहा था, उसके पास कृष्णा को खड़ा देखकर सबको लगा जैसे भगवान विश्वकर्मा ने खुद एक बालक का रूप धर लिया हो। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली भावुक मोड़ तो अब आने वाला था। जब भीड़ छंटने लगी तो एक पुरानी फाइल जो आंधी में उड़कर कोने में पड़ी थी, वह रहीम चाचा के हाथ लगी। उस फाइल में उन मजदूरों के नाम थे जिन्होंने 15 साल पहले बांध बनाते वक्त जान गंवाई थी। रहीम चाचा ने वह फाइल उठाई और एक नाम पर उनकी नजर अटकी। उन्होंने चौंक कर कृष्णा की ओर देखा, फिर वर्मा जी की ओर। वर्मा साहब, रहीम चाचा की आवाज कांपी, यह लड़का, यह कोई साधारण लड़का नहीं है। क्या आप जानते हैं इसके पिता कौन थे? सबकी नजरें रहीम चाचा पर टिक गईं। कृष्णा भी हैरान था। उसे अपने पिता के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, सिवाय इसके कि वे एक मजदूर थे। रहीम चाचा ने फाइल दिखाई और कहा, इसके पिता का नाम रघुवीर था। वह मजदूर नहीं थे साहब, वह इस बांध के पहले चीफ मैकेनिक थे। 15 साल पहले इसी मशीन को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दी थी। जिस वाल्व को आज कृष्णा ने ठीक किया, उसी वाल्व को ठीक करते वक्त एक हादसे में वे चले गए थे। सन्नाटा और गहरा हो गया। वर्मा जी ने झटके से कृष्णा को देखा। रघुवीर, वह जीनियस मैकेनिक रघुवीर, जिसका नाम आज भी हम पुरानी किताबों में पढ़ते हैं। कृष्णा की मां जानकी, जो अब तक गेट पर खड़ी थी, दौड़ती हुई अंदर आई और कृष्णा को गले लगा लिया। वह रो रही थी। उसने रहीम चाचा की बात सुन ली थी। हाँ, जानकी ने रोते हुए कहा, यह उसी का खून है, मशीनें इसके खून में है। मैं इसे रोकती थी ताकि इसका हश्र इसके पिता जैसा ना हो, लेकिन खून अपना रंग दिखा ही गया। यह सुनकर वहां मौजूद हर पत्थर दिल इंसान पिघल गया। यह सिर्फ एक मशीन के ठीक होने की कहानी नहीं थी, यह एक बेटे द्वारा अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करने की कहानी थी। यह नियति का चक्र था। कृष्णा ने अपनी मां के आंसू पोंछे और कहा, मां, पिताजी मरे नहीं हैं, वह इस मशीन में है। आज उन्होंने ही मेरा हाथ पकड़ा था, वरना मैं उस लोहे की रॉड को हिला भी नहीं पाता। सुबह हो चुकी थी, बारिश रुक गई थी, आसमान साफ हो गया था और सूरज की पहली किरण बांध के पानी पर चमक रही थी। वह सोना जैसा चमक रहा था। वर्मा जी ने अपना महंगा पेन निकाला और कृष्णा के हाथ में रख दिया। यह पेन मैंने जर्मनी से खरीदा था जब मैंने इंजीनियरिंग पास की थी। आज यह तुम्हारा है, लेकिन वादा करो, तुम पढ़ाई करोगे, तुम बड़े होकर इंजीनियर बनोगे, ताकि अगली बार जब मशीन रोए तो तुम्हें छिपकर नहीं, शान से उसके पास जाना पड़े। कृष्णा ने पेन लिया और पहली बार उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास वाली मुस्कान आई। उस तूफान वाली रात के बाद रामपुर गांव की सुबह हमेशा के लिए बदल गई। सूरज निकला तो जरूर था, लेकिन उसकी रोशनी में एक नई उम्मीद थी। कल तक जिस कृष्णा को लोग आवारा और पागल कहते थे, आज वही लोग उसके घर के बाहर कतार लगाकर खड़े थे। कोई दूध लेकर आया था, कोई अपने खेत की ताजी सब्जियां, तो बुजुर्ग सिर्फ सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने आए थे। जानकी, जो हमेशा सिर झुकाकर चलती थी, आज उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने अपने पति की तस्वीर के सामने दिया जलाया और हाथ जोड़कर कहा, देख रहे हो ना, आज दुनिया ने तुम्हारे हुनर को सलाम किया है। वर्मा साहब ने अपना वादा निभाया। उन्होंने कृष्णा की पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठाया। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। एक हिंदी बोलने वाला गांव का लड़का जब शहर के बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचा तो वहां की दुनिया उसे किसी दूसरी ग्रह जैसी लगी। शुरुआत में बच्चे उसकी टूटी फूटी भाषा का मजाक उड़ाते थे। उसके कपड़े, उसका रहन सहन, सब कुछ हंसी का पात्र बनता था। ठीक डाई फॉर द स्ट्रेंड्स बारन डूनीज और डाइज वन। लेकिन कृष्णा के पास एक ताकत थी जो उन किताबों में नहीं थी। जब प्रोफेसर क्लास में थ्योरी समझाते थे तो बाकी बच्चे उसे रटते थे, लेकिन कृष्णा उसे अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखता था। वह न्यूटन के नियमों को किताबों में नहीं, बल्कि बहती हुई नदी और घूमते हुए पहियों में ढूंढता था। साल बीतते गए।
वक्त के पहिए ने अपनी चाल चली। 15 साल बाद रामपुर गांव अब बदल चुका था। कच्ची सड़कें अब पक्की हो गई थीं। बिजली, जो कभी मेहमान की तरह आती थी, अब हर घर का हिस्सा थी। लेकिन एक समस्या अभी भी थी। गांव के किसानों की फसल अक्सर पानी की कमी से सूख जाती थी, जबकि पास में ही वह विशाल बांध था। पानी था, लेकिन खेतों तक पहुंचने का रास्ता नहीं था। सरकार ने कई बार नहर बनाने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ी इलाका होने के कारण हर बार प्रोजेक्ट फेल हो जाता था। एक दिन गांव में खबर आई कि सरकार ने एक बहुत बड़े इंजीनियर को इस प्रोजेक्ट के लिए भेजा है। सुना है कि उसने विदेशों में बड़े बड़े पुल बनाए हैं। गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा हो गए। सरपंच अब बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहा, अरे भाई, कितने इंजीनियर आए और गए, यह पहाड़ किसी को रास्ता नहीं देता। ये नया साहब क्या कर लेगा। तभी धूल उड़ाती हुई 3 काली गाड़ियां गांव में दाखिल हुईं। गाड़ियों का काफिला सीधे पंचायत भवन के पास रुका। गांव वाले सहम गए, जरूर कोई बहुत बड़ा अफसर होगा। गार्ड्स ने दौड़कर बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खोला। सबकी निगाहें उस दरवाजे पर टिकी थीं। एक चमचमाता हुआ काला जूता जमीन पर पड़ा। फिर एक शख्स बाहर निकला। लंबा कद, चेहरे पर गंभीरता, आंखों पर चश्मा। उसने एक महंगा सूट पहन रखा था। वह देखने में किसी बड़े शहर का साहब लग रहा था। सरपंच और बाकी बुजुर्ग हाथ जोड़ने के लिए आगे बढ़े। नमस्ते साहब, आइए, बैठिए। लेकिन वह साहब अपनी जगह से नहीं हिला। उसने अपनी आंखों से काला चश्मा हटाया और धीरे धीरे उस पुराने बरगद के पेड़ की तरफ देखा, जिसके नीचे कभी वह घंटों बैठा रहता था। फिर उसकी नजर भीड़ में खड़ी एक बूढ़ी, झुकी हुई औरत पर पड़ी, जिसके बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे और आंखों में मोतियाबिंद उतर आया था। वह बड़ा साहब प्रोटोकॉल तोड़कर सीधा उस बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ा। गार्ड्स रोकने के लिए आगे आए, लेकिन उसने हाथ के इशारे से उन्हें मना कर दिया। वह उस बूढ़ी औरत के सामने जाकर घुटनों के बल बैठ गया और अपना माथा उसके धूल भरे चरणों में रख दिया। पूरा गांव सन्न रह गया। इतना बड़ा अफसर और एक गरीब बुढ़िया के पैरों में। उस बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से उस अफसर के सिर को टटोला। उसकी उंगलियों ने जैसे ही माथे की लकीरों को महसूस किया, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। कृष्णा? उसने अविश्वास से पूछा। मेरा कृष्णा? कृष्णा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। हाँ मां, मैं आ गया। भीड़ में शोर मच गया। अरे, यह तो अपना कृष्णा है, जानकी का बेटा, वह गाय चराने वाला कृष्णा। यह कृष्णा था। अब वह देश का माना हुआ चीफ इंजीनियर बन चुका था। लेकिन आज वह अफसर बनकर नहीं, बेटा बनकर लौटा था। उसने अपनी मां को गले लगा लिया। वह सूट, वह पद, वह रुतबा, सब उस मां के आंचल के सामने फीका पड़ गया। शाम को एक बड़ी सभा हुई। कृष्णा मंच पर खड़ा था। उसके बगल में अब रिटायर हो चुके वर्मा सर भी बैठे थे, जिन्हें कृष्णा ने विशेष रूप से बुलाया था। कृष्णा ने माइक थामा। उसकी आवाज में वही पुरानी सौम्यता थी। काका, बाबा और मेरे सभी भाई बहनों, उसने अपनी बात शुरू की। मैं जानता हूं कि आप लोगों को लगता है कि यह पहाड़ पानी को खेतों तक नहीं आने देगा। मैंने दुनिया भर में बड़ी बड़ी मशीनें देखी हैं, बड़े बड़े पुल बनाए हैं, लेकिन जो ज्ञान मुझे इस गांव की मिट्टी ने दिया, वह किसी कॉलेज ने नहीं दिया। उसने एक नक्शा खोला। इंजीनियर कहते थे कि पहाड़ को काटकर नहर बनानी होगी, जिसमें करोड़ों का खर्चा आएगा और 10 साल लगेंगे। लेकिन मैंने बचपन में देखा था कि जब बारिश होती है तो पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। हम पहाड़ से लड़ेंगे नहीं, हम पहाड़ के साथ चलेंगे। कृष्णा ने एक ऐसी योजना बनाई थी जो अद्भुत थी। उसने पुरानी लिफ्ट इरिगेशन तकनीक को आधुनिक सौर ऊर्जा सोलर पावर के साथ जोड़ा था। वह बांध के पानी को पाइपों के जरिए पहाड़ के ऊपर नहीं, बल्कि पहाड़ के अंदर की पुरानी गुफाओं के रास्ते, जो उसने बचपन में खोजे थे, गांव तक लाने वाला था। काम शुरू हुआ। इस बार गांव वाले तमाशा देखने वाले नहीं थे, वे भागीदार थे। कृष्णा ने कोट उतार दिया और मजदूरों के साथ खड़ा हो गया। वह खुद मशीनों के नीचे घुसकर पेंच कसता, मिट्टी खोदता। उसे देखकर गांव के नौजवानों में भी जोश आ गया। जो काम सरकारें सालों में नहीं कर पाईं, वह गांव वालों ने और कृष्णा ने मिलकर 6 महीने में कर दिखाया। जिस दिन नहर का उद्घाटन होना था, उस दिन दिवाली जैसा माहौल था। जैसे ही कृष्णा ने बटन दबाया, सूखी नहर में कल कल करता हुआ पानी दौड़ पड़ा। वह पानी नहीं, वह उस गांव की किस्मत थी। किसान खुशी से नाचने लगे। समारोह के अंत में वर्मा सर ने माइक लिया। वे अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी आवाज बुलंद थी। दोस्तों, वर्मा सर ने कहा, आज से 20 साल पहले मैंने एक लड़के को मशीन से बात करते हुए देखा था। तब मुझे लगा था कि वह पागल है, लेकिन उसने मुझे सिखाया कि असली इंजीनियरिंग लोहे को पिघलाना नहीं, बल्कि लोहे में जान डालना है।
आज कृष्णा ने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और जड़ों से जुड़ाव हो तो इंसान पहाड़ का सीना चीरकर भी गंगा बहा सकता है। कृष्णा ने वर्मा सर के पैर छुए और कहा, सर, यह सब आपका और मेरे पिता का आशीर्वाद है। अगर उस रात आपने मुझ पर भरोसा न किया होता तो आज भी मैं शायद कहीं गुमनाम होता। फिर कृष्णा ने भीड़ की तरफ देखा और एक ऐसी बात कही जो वहां मौजूद हर इंसान के दिल में छप गई। मेरी माँ ने बचपन में मुझसे कहा था कि बेटा, तुम कितने भी ऊंचे उड़ जाना, लेकिन यह मत भूलना कि तुम्हारा दाना पानी जमीन पर ही है। आजकल के बच्चे शहर जाकर अपने गांव को भूल जाते हैं, अपनी भाषा बोलने में शर्म महसूस करते हैं। लेकिन याद रखना, पेड़ कितना भी विशाल क्यों ना हो जाए, अगर वह अपनी जड़ों को छोड़ देगा तो पहली ही आंधी में गिर जाएगा। मेरी ताकत मेरा सूट बूट नहीं है, मेरी ताकत यह मिट्टी है, मेरे पिता की पुरानी पाना पकड़ने की कला है और मेरी मां की तपस्या है। उस रात कृष्ण अपनी मां की गोदी में सिर रखकर सोया, उसी पुरानी घाट पर, उसी टूटी हुई छत के नीचे। बाहर नहर में पानी बह रहा था और अंदर एक बेटा सुकून की नींद सो रहा था। उसे आज किसी 5 स्टार होटल के नरम गद्दे पर वह नींद नहीं आती जो मां की फटी हुई साड़ी की खुशबू में आ रही थी। कहानी का अंत यही है दोस्तों, दुनिया में हुनरमंद बहुत हैं, पढ़े लिखे बहुत हैं, लेकिन जो अपने ज्ञान का उपयोग अपनों के आंसू पोंछने के लिए करता है वही असली मायने में सफल है। कृष्णा ने मशीन भी ठीक की और गांव की तकदीर भी, क्योंकि उसने मशीन को दिमाग से नहीं, दिल से समझा था।